राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। आज उनके विषय में हम विस्तार से जानेंगे, उनके सुपुत्र श्री रामवीर सिंह जी से, जो हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे पटल पर। और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े साहित्यकार से हम रूबरू होने जा रहे हैं। उनके बारे में दो शब्द बोलूंगी। युगों की विलक्षणता, युगों की विलक्षणता यू अंचल में समाये, संपूर्ण जीवन साधना अनुपम रंग लाए। दीप्त दिशा ले भोर, दीप्त दिशा ले भोर, चेतना नई भरकर, गूढ़ मर्म भावों की मसाल जलती जाए, मसाल जलती जाए। तो हमारे मुख्य अतिथि को मैं स्वागत करती हूँ और नमन करती हूँ, और हमारी संस्था की उप सचिव ज्योति तिवारी जी को उनका परिचय देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और उसके पहले हमारी संस्था की जो अध्यक्ष है डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और उनको अभिनंदन करती हूँ। और बाकी जितने भी हमारे जुड़े हैं विद्वजन, सभी को नमन करती हूँ। ज्योति तिवारी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार दीदी। और मैं पटल पर, जैसा आपने अभी कहा, जो हमारे आज मुख्य अतिथि हैं और हमारी संस्थापिका डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, और आप जो आज मुख्य सचिव हैं वार्ताकार, उनका, और हमारे सभी जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ। आप बता ही चुके हो, जो हमारा 1 तारीख से 14 तारीख तक का प्रेमचंद सब हम लोग मना रहे हैं, तो उसी की कड़ी में आज मुझे जो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, रामवीर सिंह जी राम का स्वागत परिचय, जीवन परिचय पढ़ने के लिए। जैसा कि साहित्य एवं राष्ट्रीय चेतना से ही पता चल जाता है कि हमारे पटल पे कितने विशिष्ट और महान व्यक्तित्व के लोग पधारेंगे, ये नाम से ही उसकी गरिमा प्राप्त हो जाती है। मैं सर के बारे में बोलूंगी। जय जवान जय किसान, आज दोनों की परिभाषा को पूरित करते हुए आप सुंदर स्वरूप में आप हम पटल पर, अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय पटल पर आप उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि सदाचार से जीवन का होता है कल्याण, और व्यक्तित्व आपका निर्भर करता मान और अपमान। और ये पंक्तियां आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं, क्योंकि समाज का कोई भी पक्ष आपसे अछूता नहीं है। आप समाज सेवी, लोक कवि, गीतकार, शिक्षाविद में महारत हासिल करते हुए जन जन के हृदय में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने में बहुत दूर दूर तक आगे निकल चुके हैं। अब ये अमिट छाप क्यों नहीं छूटेगी, आपने महारत क्यों हासिल की? क्योंकि कहा गया है ना कि बचपन से ही बच्चे को संस्कार उसके परिवार से मिलते हैं, तो उसका सारा श्रेय आपके पिताजी और आपके दादाजी को जाता है, क्योंकि वो भी एक महान लोक कवि थे। और जो आपके दादाजी थे, जिनके बारे में आज आप यहाँ उपस्थित हैं, उनके बारे में हम सभी बाद में जानेंगे। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और लोक कवि भी थे। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि आपने अपना कर्म क्षेत्र शिक्षा को बनाया, जो कि समाज में एक जागरूकता एवं ऊर्जा का काम करती है। शिक्षा मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाती है, और आप उसी क्षेत्र में उच्च पद पर आपने प्रिंसिपल के रूप में अपनी उपलब्धि संलग्न की है। जब आप इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर सम्मान रूपी आभूषणों से तो आप लदे ही होंगे। तो आपको भूषण व्यक्तित्व सम्मान, अवंतिका शिक्षा सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर शुभकामना संदेश। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा लगता है कि जब देश में 140 करोड़ लोग हैं, और उन 140 करोड़ लोगों में कुछ निराले चुनिंदा लोग रहते हैं, जिनको देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनका संदेश जब हमको प्राप्त होता है, तो मुझे लगता है ये हमारे पटल के लिए बहुत गौरव की बात है कि सर आप उनके शुभकामना संदेश के द्वारा पारंगित किए गए हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है।
आप दूरदर्शन आकाशवाणी में विशेष वक्ता का सम्मान मिला है। आपने अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। मैं अगर बोलने जाऊंगी तो समय की मर्यादा है, लाइन बहुत लंबी है आपके सम्मान पत्रों की। आप एक कुशल शिल्पकार हैं। जैसा कि गांव के गरीब बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम आप बाखूबी जानते हैं। आपके नेतृत्व में मेरी बात नामक कार्यक्रम में शनिवार में भागीदारी निभाने के लिए दूरदर्शन ने आपको बहुत बहुत प्रोत्साहित किया है और बच्चों को एक कुशल नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति राम कोविंद जी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बच्चों की प्रेरक भेंट में आपका भी नाम आगे आया है। अब जैसे आपके द्वारा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों बच्चों का सेना में चयन, राष्ट्रीय खेल कूद आदि में भी गौरवपूर्ण नाम लेने में आपका ही नेतृत्व काम आता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, कुशल नेतृत्व हो जहां, कौशल वहां अपार, और पैनी नजर हर चढ़ रहे, निश्चित बहे गुड़ की धार। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है आपने जितना भी काम किया है या आप कर रहे हैं, आपके लिए हमारे पटल से ये सटीक पंक्तियां बैठी हैं। और मुझे लगता है मैं तो आपका परिचय पढ़ने के लिए बहुत ही छोटी हूँ, नगण्य हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं, फिर भी मैं इतनी हिमाकत कर रही हूँ। विराट व्यक्तित्व के आप धनी, विराट व्यक्तित्व के आप धनी, सरल वेश परिधान, और पटल पर आपकी उपस्थिति स्वयं कर रही गुणगान। तो मुझे लगता है किसी को कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं, आपका काम ही बोलता है सर। हम सभी का बहुत अहोभाग्य है कि आप अभिदय अंतरराष्ट्रीय संस्था के पटल पर उपस्थित हैं। हम सभी का इसी बात से मान बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। दीदी जी बोले सर, बोले आप। हाँ जी जी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बहन डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला सहित सभी पदाधिकारियों का और सभी सुधी श्रोताओं का, डॉक्टर साहब का, अमरनाथ जी का, और जो भी जुड़े हुए हैं सभी का हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारी मुख्य अतिथि का परिचय दिया, इतनी सुंदर ढंग से। और सचमुच में इनकी जो शख्सियत है, इनका जो व्यक्तित्व है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच में समय की अपनी पाबंदी है। तो ठीक ही आपने बहुत सुंदर ढंग से इनको, इनके बारे में हमें बताया, और अब अभी हम जानेंगे बहुत कुछ इनसे। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है। हाँ, प्रश्न आप करें, उसके पहले एक हाँ, बार मैं डॉक्टर हमारे मास्टर साहब, मैं कहूँ प्रधानाचार्य जी का बहुत स्वागत करती हूँ अभ्युदय के इस पटल पर। और आज जो हमारी एक कड़ी है राष्ट्रीय चेतना की, और उसमें साहित्य के योगदान की जब बात आती है, तो उसमें मुझे लगा कि सबसे पहला नाम क्यों ना आपका लिया जाए, क्योंकि गुमनाम नामों में एक ये नाम है जिसके बारे में हरियाणा के लोग जरूर जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी पुस्तक जो आपने अपने दादाजी के ऊपर लिखी है, उस पर आपको हरियाणा का साहित्य सम्मान भी मिल चुका है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन हरियाणा के बाहर भी लोग जाने कि हमारे माननीय जो निहाल जी जो हैं, जिनके की उपाधि, जिनके नाम के साथ निहाल चंद, निहाल एक विशेष उपनाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वाकई में उन्होंने निश्चित ही निहाल किया है। ये तो आपको देखकर, आपके शख्सियत को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, जैसे कहते हैं ना कि जो संस्कार होते हैं, उस संस्कार के जो बीजों का जो फल निकलता है, पौधा जो लहलहाता है, वो आपके रूप में हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, वो शख्सियत। और आज आपके बारे में जो हमने सुना, और उसके बाद अब जब आप निहाल चंद जी के बारे में हमें बताएंगे, तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि उन्होंने किस तरह से, जैसा कि चंदा जी ने कहा, तलवार की धार
जो पैनी होती है वो कलम की धार भी उतनी ही पैनी हो सकती है, और उस धार से उन्होंने किस तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपका पुनः पुनः स्वागत करती हूँ। और पटल पर हमारी सचिव चंदा प्रहलादका जी हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपके साथ वार्ता करने के लिए। चंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी। सचमुच में आपने एकदम सही कहा कि लोग भी जाने, हरियाणा से बाहर भी लोग जाने कि हमारे आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आदरणीय निहाल चंद जी ने अपनी काव्य की पैनी धार से किस तरह लोगों के बीच में जागृति जगाई, किस तरह उनके अंदर उत्साह बढ़ाया। जैसे मैंने सुना है कि उन्होंने शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की काव्य की रचना कर उनके शौर्य को कालांतर तक इतना स्थापित किया कि बोलते कि रवि और चंदा के समान उनका वजूद हो गया है। क्या बात। अद्भुत और अदम्य साहस था। काव्य की नुकीली धार से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्रता की मसाल उन्होंने जलाई। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। और अब मैं आपसे अपना पहला प्रश्न रखने जा रही हूँ। हालांकि मेरी इतनी जैसा कि ज्योति ने कहा कि हम लोग बहुत आपके समक्ष तो हमारी बहुत नगण्य है, लेकिन फिर भी लोगों तक बात पहुंचे। जैसे हिंदू ने कहा कि साहित्य ये बाहर भी पहुंचे, लोग जाने इस चीज को, तो इसके लिए जरूरी है। तो आदरणीय रामवीर जी, एक स्वतंत्रता सेनानी और लोक कवि के पौत्र के रूप में आपको क्या अनुभव होता है? आप कैसे अनुभव करते हैं कि आप इतनी महान शख्सियत के पौत्र हैं? ये बहुत जी बहन जी। जी जी जी, पुनः एक बार फिर से सबको प्रणाम है। और आप सब ने, सभी बहनों ने काफी कुछ कह दिया। ये सब स्नेह था आपका, और इतना तो है नहीं कुछ, खैर, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो प्रयास कोशिशें रहती हैं करने की, उसमें एक जो ललक होती है, एक जो चाह होती है, वो जरूर करता रहता हूँ। और उसमें भी आप सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं, बड़ों के आशीर्वाद हैं। इन सभी चीजों के साथ ही ये सब कुछ संभव हो पाता है, नहीं तो अकेला आदमी तो नहीं कर सकता कोई बड़ा कार्य। तो जब आपने पूछा कि कैसा अनुभव होता है, तो जब हम अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का नाम अपने साथ देखते हैं कि कितने महान पूर्वजों के आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे ऊपर रहा है, तो बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। एक उनका नाम जुड़ने से ही अपने आप में अपना आत्मबल, अपना जो है उत्साह की वृद्धि होना, ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। और उसके बाद जो उनके कुछ कार्य हैं, उनके द्वारा दिए गए, उन द्वारा प्रदत्त संस्कार हैं, उनको साथ लेके आगे चलने में बड़ा आनंद अनुभव होता है। तो बड़ी खुशी होती है इस बात की कि एक ऐसे परिवार से परमात्मा ने नाता जोड़ दिया है, जो जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई कि वास्तव में जब हमारे पूर्वज इतना बड़ा काम कर जाते हैं देश के ऊपर, जैसे कि अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देते हैं, उनका ही ये संस्कार है कि आज आपने भी अपना जीवन पूरी तरह से देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बचपन की कुछ यादें, जब हम बात दादाजी की करते हैं तो अपने आप वो बचपना याद आ जाता है, एक पोते वाला बचपना। तो उसकी कुछ खास यादें जो आपको याद करती हो, कुछ ऐसी याद आती हो जो आप हम सभी से साझा करना चाहें तो बड़ा आनंद आएगा। जी बहन जी, तो कई सारे ऐसे प्रसंग स्मरण हो आते हैं, और उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण भी है
और सबके लिए ये अनुकरणीय भी है ये प्रसंग। एक बार मैं दादाजी के पास बैठा हुआ था और बैठा था तो वो लेटे हुए थे, मैं पैर दबाने लग गया। ये होंगी आज से कम से कम 40 साल से ऊपर की बात है, मैं छोटा सा था। और तो फिर कुछ ऐसी बात आई, दादाजी बोले कि बेटे आज मैं तुम्हें वशीकरण मंत्र के बारे में बताता हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था वशीकरण मंत्र क्या होता है। मगर दादाजी ये क्या होता है वशीकरण मंत्र? कि ये बेटे ऐसा होता है, ये मंत्र जिसको आ जाता है वो दूसरे को वश में कर लेता है, दूसरे को वश में करने का मंत्र होता है वशीकरण मंत्र। तो बड़ी जिज्ञासा हुई इसको जानने की। मगा जी इसको तो बताओ फिर आप, ये तो बहुत ही जरूरी है, आना इसका तो पता लगना चाहिए दूसरे को वश में करने का। तो उन्होंने बताया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इससे दूसरा कोई इंसान नहीं, इसके द्वारा तो हम पशु पक्षियों जानवरों पशुओं को भी हम अपना बना सकते हैं। मगर ये तो कमाल है, फिर तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो सभी कुछ आ गया इसमें तो। और इसको पशु पक्षियों इंसान के अलावा ये भी बता कि इसके द्वारा तो भगवान के भी नजदीक पहुंच जाते हैं हम। क्या बात है। इसको तो बताओ। अब इतनी जब वो बता दी तो उन्होंने बताया कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, मीठी वाणी प्रेम की खींचे अपनी ओर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। खींचे अपनी ओर सभी को अपना बनावे, खींचे अपनी ओर सभी को अपना बनावे, पशु पखेरु इनसा सभी की समझ में आवे। क्या तो ये जो भाषा है मधुर वाणी की, मीठे वचनों की, सभी को समझ में आ जाती है, चाहे कोई हमारी भाषा समझता हो या ना समझता हो, लेकिन इस भाषा को जरूर समझेगा। एकदम सही, तो मुझे ये ध्यान में आया, आपने बड़ा जो है अच्छा प्रश्न किया और एकदम से ध्यान में आए, तो बहुत ये हम सब के लिए ही अमल करने लायक है, सीखने की चीज है। बहुत सुंदर आपने बताया कि सचमुच में मीठी वाणी में इतनी ताकत है कि किसी को भी अपना बना सकती है। ये तो हम लोग जो उनकी रहीम जी के दोहे थे ना कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो बोला हाँ, तो सचमुच में मीठी वाणी ये तो है ही है। प्रेम से बोलते हैं ना कि प्रेम से बोल करके इससे बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, प्रेम से बढ़ करके। बहुत सुंदर आपने बताया। तो ऐसी बातें सच में सबके प्रेरणादायक। ऐसी कोई और प्रसंग है जो हम जानना चाहेंगे जिससे सभी को प्रेरणा मिले? ऐसा कोई और प्रसंग आपके ध्यान में हो तो जरूर बताएं। जी, ऐसे बहन जी ऐसे ढेरों प्रसंग हैं, मैं लेकिन कुछ थोड़ा सा जो इससे संबंधित हमारा आज का विषय है कुछ लिखा था, वो थोड़ा मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। जरूर स्वागत है। फिर आगे चर्चा में रहेंगे। हाँ। कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में घटित होता है वह साहित्य में वर्णित होता है। समाज की रीति नीति, उसकी परंपराएं उसके काव्य में प्रतिबिंबित होती हैं। निहाल चंद जी का समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़े संघर्ष का समय था। देश गुलाम था और सब अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे थे। निहाल चंद जी भी अपने सांगों के माध्यम से वह सांग के बीच बीच में अनेक बलिदानियों के उदाहरण देकर लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए और स्वदेशी सामानों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इनकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। निहाल चंद जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए सारी उम्र संघर्ष करने वाले अमर बलिदानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के किस्से की रचना कर उस साहित्य को छपवाकर जगह जगह लोगों में बंटवाया और मंचन भी किया। कहते हैं
कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथा को सांग के रूप में देखकर लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोशित होकर मरने मारने पर उतारू हो गए थे। वाह, पता लगते ही अंग्रेजी सरकार ने महाराणा प्रताप की गाथा के सांग मंचन पर रोक लगा दी और राष्ट्र प्रेम से संबंधित इनके लिखित व प्रकाशित साहित्य को जब्त कर इनको गिरफ्तार कर लिया। ओह, तत्पश्चात इन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप के किस्से के अलावा भी इनका देश प्रेम से संबंधित काफी काव्य था जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इस प्रकार वह जब्त शुदा दुर्लभ साहित्य लुप्त हो गया। इसलिए आज हम उस अमूल्य साहित्य का रसास्वादन करने में असमर्थ हैं। फिर भी किसी प्रकार सुरक्षित रह गया देशभक्ति से सराबोर इनका एक गीत यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। अरे बिल्कुल, तो स्वागत है। जी जी। जी, तो जब वो ऐसा अपना लोक नाट्य के द्वारा सांग के द्वारा जब उसका मंचन करते थे जी, तो बीच बीच में अपने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी रचनाएं बीच में प्रस्तुत करते रहते थे अवसर के अनुसार। तो उसमें है कि भाइयों हो जाओ सब तैयार, ये देश मांगता कुर्बानी। क्या बात। भाइयों हो जाओ सब तैयार, देश मांगता कुर्बानी। सिर पे कफन बांध लो सारे, इंकलाब के लाओ नारे। सिर पे कफन बांध लो सारे, इंकलाब के लाओ नारे। गोरा ने घने जुल्म गुजारे, मारे बहुत घने नर नार, हो गए अमर बलिदानी। ये रचना ये मानो कम से कम 105-7 साल पहले की है। अरे तो आप गा के सुनाते ना तो और अच्छा लगता। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। उसमें काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो मैं धीरे धीरे समझाते हुए बोल कर बताते हुए, तो क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है, शब्दावली है, इसमें हमारे बाद वाले जो चंद्रशेखर आजाद हुए, शहीद भगत सिंह हुए, बिस्मिल हुए, वो यहाँ पे उनकी इसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है। तो ये उससे पहले का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले हम चाहते हैं कि 2 लाइनें गा के सुना दें। नमस्कार सर, 2 लाइनें गा के सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सुषमा सिंह जी की फरमाइश है, आखिरी उसको गा के सुनाऊंगा। आखिरी में गा के सुना दें। जी, तो अगले उसमें आया जी कि गांधी पटेल भी कोशिश कर रहे, लाल बाल और पाल चिंगर रे, क्रांतिवीर चौगरदे फिर रे, भर मन के बीच गुबार, दा पहला रे जिंदगानी। भाइयों हो जाओ सब तैयार, ये देश मांगता कुर्बानी। क्या बात, बहुत सुंदर। मंगल पांडे, कुंवर सिंह फड़के, तात्या पांडुरंग के लड़के, अंग्रेजा के कालजे धड़के, भड़के योद्धा बेसुमार, जय हो झांसी की रानी। भाइयों हो जाओ सब तैयार, ये देश मांगता कुर्बानी। क्या बात, बहुत। तो ये हालांकि इसके और भी पद्य थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। अभी मेरे पास सिर्फ 4 ही हैं क्योंकि उनमें महाराणा प्रताप का भी जिक्र था, वो नहीं उपलब्ध हो पाए। तो ये आखिरी है। उनकी सोच थी कि जब सभी इसके लिए प्रयासरत हैं आजादी के लिए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये हमारा देश आजाद भी होगा। तो पूर्णतः आश्वस्त थे उसके लिए। तो उसमें उन्होंने लिखा है, देश आजादियों प्यारा होगा, जमी आसमां म्हारा होगा। देश आजादियों प्यारा होगा, फिर जमी आसमां भी म्हारा होगा, अपना ये ध्वज लहरा रहा होगा। सारा होगा निहाल संसार, अपना नाम भी उन्होंने इसी में रख लिया है। सारा होगा निहाल संसार, चौधरट या बेगानी। भाइयों हो जाओ सब तैयार, ये देश मांगता कुर्बानी। बहुत सुंदर। तो ये ऐसी देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी रचना जो बड़ा प्रोत्साहित
कर देती थी, जोश आ जाता था, कुछ माहौल ऐसा बन जाता था। तो ये तभी उनकी तो बोलते हैं ना कि कलम की धार में इतनी ताकत है कि तलवार जी की धार भी क्या करे। जी सच जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ही सुंदर आपने सुनाया। मतलब आनंद आ गया मुझे। पहले जितनी बार भी इसे सुनती हूँ अच्छा ही लगता है। जोश आता है, अंदर में जोश पैदा होता है। ऐसे हाँ, मैं कविताएं महसूस कर सकती हूँ कि हम्म। अगर उस समय अंग्रेज सरकार को इनको गिरफ्तार करना पड़ा तो निश्चित ही वो उस समय की उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके शब्दों में जो धार है वो धार कहीं ना कहीं जनमानस को झकझोरने के लिए काफी थी। और मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ये पुस्तक आपने लिखी है, जी जी, मेरे हाथों में आपकी ये पुस्तक भी है। इनकी दादाजी करके लिखी हुई है, दादा निहाल चंद जी की जीवनी जी का काव्यामृत, या बहुत सुंदर। ये आपने लिखा था। ये आपकी पुस्तक है जो कि मैं देख रही हूँ कि इस पुस्तक पर ही आपको हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जी बहन जी, ये पुस्तक जो है ये तो लिखी हुई है, हमारे परम मित्र हैं, बड़े भाई हैं संपूर्ण सिंह जी, अच्छा रोहतक आकाशवाणी केंद्र में वरिष्ठ उद्घोषक के पद पर कार्यरत हैं। जी तो ये बाद में उन्होंने लिखी थी, और जो ये आपके हाथों में है, जी, अब जो लोक मेरे कला हाथों में, सिरमौर, ये तो इस ये जो है, मुझे ये मैं लगता है इसमें कि थोड़ा इस बहुत किताब से प्रेरणा लेकर के ही शायद जी उन्होंने ये किताब लिखी होगी, संपूर्ण सिंह जी ने। कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी मेहनत भी इसमें है, क्योंकि आपने ही ये सारा कुछ इकट्ठा किया। तो मुझे आप ये बताएं कि इतनी मोटी पुस्तक जो आपने अपने दादाजी के ऊपर और साथ में पिताजी को भी संलग्न किया है, तो इस पुस्तक की सृजन प्रक्रिया क्या थी, जिसमें आपको क्या लगा कि स्वतंत्रता के जो गीत इन लोगों ने गाए हैं उनको एक पुस्तक के रूप में देने की जो आपकी ललक पैदा हुई, वो किस सोच के तहत और ये प्रक्रिया कैसे चली? जी बहन जी, दरअसल ऐसा रहा कि हमारा यहाँ जो है साथ में लगता है रोहतक, जिला रोहतक है सोनीपत के जी साथ में। जी तो वहाँ पर हैं हरियाणा के, और बल्कि भारत के बड़े जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी। मेरा तो इसमें स्कूल के अंदर बच्चों में टाइम नहीं मिलता था, और सारा ध्यान इस तरफ था। ये कुछ साहित्य उनके पास पहुंचा, डॉक्टर साहब के पास, पूर्णचंद शर्मा जी के पास। अच्छा तो उन्होंने इस पर कार्य किया, और उसके बाद वो पहली पुस्तक आई, वो सांकला के नाम से थी। अच्छा तो वो पहली पुस्तक आई, उसमें काफी उन्होंने उस पर मेहनत की। उसके बाद कुछ जो है रचनाएं बच गई थी, कुछ उस पे और कार्य होना बच गया था, उस समय जो उपलब्ध था वो उस पुस्तक में आ गया था। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि एक दूसरी पुस्तक आप पूरे उसमें जो है सारे पक्ष आ जाएं, और जो अब उपलब्ध हैं, जो उसमें बच गए थे, रह गए थे, वो आप उस पर कार्य कीजिए। तो उसके बाद जो है उनका बड़ा मार्गदर्शन रहा। अ, बड़े अनुभवी हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही सहृदय हैं, और बड़े मिलनसार, और दूसरों की मदद में हर समय तैयार रहने वाले हैं। तो मैंने फिर इसमें और कुछ थोड़ा बहुत जैसा मेरे से बन सकता था वो प्रयास करके, और इसका सृजन हुआ, इसकी रचना हुई, और सभी बड़ों की शुभकामनाओं आशीर्वाद से फिर ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई। बहुत 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 बधाई। बहुत ही सुंदर, और सचमुच में बहुत बहुत सुंदर कार्य आपने किया, और बहुत अच्छा कार्य किया। और मुझे लगता है कि अगर ये पुस्तक हम सब इसको अपने जीवन में उतारते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सभी के लिए प्रेरणादायक होगी, निश्चित ही। तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका बहुत अतुलनीय योगदान रहा था। तो क्या राष्ट्र और सरकार की तरफ से
उनको वो मान मिला जिसके वो हकदार थे? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये एक बड़ा ही एक सोचने वाली बात है। चंदा जी आपने पूछ लिया है, और इसमें बड़ी साफ गोई से बात करना थोड़ा कठिन भी शायद हो सके, लेकिन जरूर मैं उम्मीद करूंगी कि आप बताएंगे कि वास्तव में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वो साहित्यकार रहे हैं या स्वतंत्रता में उन्होंने अपनी जान को लगा दिया, निछावर कर दिया है, पूरी जिंदगी लगा दी जिन्होंने, के बाद क्या उन सभी को वो हक मिल पाया? मिला। तो अब मैं आपके दादाजी को समक्ष रख करके इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी बहन जी, बहुत विचारणीय क्वेश्चन है सच में। जी बहन जी, बिल्कुल। लेकिन इसका ये है बहन जी कि दादाजी ने भी और फिर पिताजी ने भी कभी इस बारे में इस तरफ जो है मन में कुछ सोचा ही नहीं इसके लिए। और मुझे भी यही सिखाया गया कि जैसा बन पड़े बस करते रहो, दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं सोचना है। खुद के लिए नहीं सोचना। बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंची सोच है। नहीं, वो उनकी सोच थी। मैंने इसीलिए कहा कि सवाल बहुत गहरा है। वो आपके दादाजी की सोच थी, आपके पिताजी की सोच थी, और मुझे पता है कि आपकी सोच भी ऐसी ही है। लेकिन एक जो सामाजिक बात होती है, देश के तौर पर उनको तो नहीं चाहिए, लेकिन समाज को जो करना चाहिए, देश को जो करना चाहिए, हमारे नेताओं को जो उनका सम्मान देना चाहिए, राष्ट्र और सरकार को जो देना चाहिए, जिसके वो हकदार थे, क्या आपको लगता है कि वो उनको मिला? खैर बहन जी, ये है कि इस तरफ तो जो है विचार ही नहीं करते। अपने से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और सरकार के पास और ढेर सारे कार्य है, आ जाएगा कभी ध्यान में, दिमाग में, तब होता रहेगा, ये भी कोई बात नहीं है। और मुझे तो पिताजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जी। पिताजी का अंतिम समय था और वो मेरे से कुछ इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, और इधर उधर कहीं ध्यान नहीं था, इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि भाई जैसा बन पड़े इस जो ये एक ऐसी प्रथा चली आ रही है, इसको आगे जारी रखना है। तो उन्होंने अंत में बिल्कुल उनके जो है अंत का ही समय था, अंतिम समय था, तो उन्होंने कुछ अपनी रचना की एक पंक्तियां भी सुनाई थी मुझे कि दान पुण्य करने त मनुष्य की कला सवाई हो जा। ये हरियाणवी टच में है, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में आती होगी सारी, क्योंकि हरियाणवी हिंदी के बहुत ही सबसे नजदीक है। जी जी बिल्कुल बोलिए, समझ में आया। दान पुण्य करने से मनुष्य की कला सवाई हो जा, बना कुए बाग सकूल धर्मशाला सफल कमाई हो जा। धर्म कर्म नहीं छुपे कुटुंब की मान बढ़ाई हो जा, कहे शिव चरण वरदान मिले खुश दुर्गे माई हो जा। सतगुरु जी की मेहर फिरे जब शिष्य ने पास कहे से, इस गृहस्थ धर्म को वेद शास्त्र भक्ति खास कहे से। तो ऐसी कुछ दान पुण्य की और परोपकार के लिए अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे भी आदेशित भी किया और शिक्षा भी दी। तो वो चल रहा है वही कार्य, उसमें अपनी तरफ से जैसा भी होगा जरूर मैं प्रयासरत रहूंगा। और ये कार्य जब सरकारें भी और असंख्य ऐसे समाज सेवक और स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले रहे हैं जो अछूते हैं अभी सम्मान से या इस हक से, वो धीरे धीरे सभी हम लोग पहुंचाएंगे इस बात को, होगा इस पर भी कभी ना कभी। आपके जवाब से समझ में आ गया, आपने जो बताया बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी बात कही, सचमुच में कि अपनी तरफ से सेवा करते जाना है और कुछ चाह की इच्छा नहीं करनी है। बहुत ऊंची और बहुत उत्तम सोच है ये, सचमुच में। तो ठीक है इंदु जी, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन मुझे आपसे बात करते करते जो एक ख्याल अभी मन में आया कि आपके दादाजी और आपके पिताजी लोक कवि थे। उन्होंने लोगों को अपनी रचनाओं के द्वारा जो भी उन्होंने उत्साह दिया, या स्वतंत्रता के समय में
जो उन्होंने लोगों में एक जज्बा भरा, आजादी से लड़ने के लिए एक जज्बा भरा, गुलामी से छुटकारा पाने के लिए एक जज्बा भरा, उन रचनाओं को समेट करके आज जब आप उसे इस तरह से पुस्तक रूप दे देते हैं, जैसे कि आपने ये पुस्तक रूप दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात अब महसूस होती है, या आपकी एक और पुस्तक मैं देखती हूँ, ये प्रकाश पुंज, जिसमें आपने महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों का जो अनुपम संग्रह आपने बनाया है। तो ये ठीक है, हमारा विषय है साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, और इसमें हम इस विषय को लेकर जा रहे हैं कि आजादी के पूर्व किस तरह से साहित्यकारों ने राष्ट्रीय चेतना जगाई। लेकिन राष्ट्रीय चेतना तो हर युग की मांग है, हर समय की मांग है, समस्या बदल जाती, वातावरण बदल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं भी थोड़ी बदलती हैं। जैसे उस समय गुलामी से लड़ने की बात थी, तो आज बहुत सारी समस्याओं से लड़ने की बात है। आज कहीं ना कहीं नैतिकता खोती जा रही है, कहीं ना कहीं साहित्य हमारे समाज से खोता जा रहा है, कहीं ना कहीं मानवीयता खोती जा रही है। और वैसे में मुझे आप में भी वो एक सेनानी दिख रहा है, जो कि इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए इस तरह की किताबें लिखता है, महापुरुष के प्रेरक प्रसंगों को लिखता है। बड़ी खूबसूरत सी किताब है, जिसमें छोटे छोटे महापुरुषों के प्रसंग हैं, जो बहुत ही उत्साहित करते हैं लोगों को पढ़ करके एक सही राह चुनने की। तो आज की ये वार्ता है। चंदा जी, आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। एक और सवाल मुझे करना है उनसे। जरूर, तो आप करें। वो आपके दादाजी के गांव में एक पिक्चर, उपकार पिक्चर, जिसकी शूटिंग हुई थी, और उसमें एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना, तो उसके लिए उनसे राय ली गई थी। तो ये क्या प्रसंग है, ये हम लोग जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस गाने के प्रति लोगों का बहुत रुझान है और सभी को ये पता चलना चाहिए और अच्छा लगेगा सुन के। तो कृपया इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। बिल्कुल, ये गीत तो अमर हो चुका है, अमर गीत है एकदम, विश्व भर में सभी इसको पसंद करते हैं और सबसे पहले बजता है। हाँ। तो ये जो पुस्तक आपने अभी बहन जी दिखाई थी, दादा निहाल चंद का काव्यामृत, हाँ हाँ, इसमें जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं श्री ओम प्रकाश रंगा जी। अच्छा, ओम प्रकाश रंगा जी, जी जी। ये गुरुजी ओम प्रकाश रंगा जी हैं, तो इन्होंने अपने विचार इसमें दिए हैं और मैं उन्हीं को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि दादा निहाल चंद जी माँ सरस्वती की असीम कृपा से हरियाणवी बोली के श्रेष्ठ कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी रचनाओं में भगवत भक्ति, लोक कल्याण, सामाजिक समरसता एवं क्रांतिकारी विचारों का सम्मिश्रण मिलता है। निहाल चंद जी की प्रसिद्धि से संबंधित कुछ संस्मरण इस पुस्तक के द्वारा सबके साथ साझा कर रहा हूं। सन 1966 की बात है, जब प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक एवं फिल्म अभिनेता मनोज कुमार फिल्म उपकार की शूटिंग के लिए दिल्ली के ग्रामीणांचल के बवाना, दरियापुर, नांगल ठाकरान आदि गांवों में आए हुए थे। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग दादा निहाल चंद के गांव नांगल ठाकरान में हुई थी। मनोज कुमार जी को लोगों ने बताया कि यह सुप्रसिद्ध लोक कवि एवं सांगी दादा निहाल चंद का गांव है। मनोज कुमार जी को ऐसा बताया गया। जी जी। उनके बारे में पता लगते ही मनोज कुमार जी उनके पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे कुछ रचनाएं भी सुनने का अनुरोध किया। तो उनसे कुछ रचनाएं सुनाने के लिए भी कहा। तो दादाजी ने उन्हें अपनी कुछ रचनाएं सुनाई, जिन्हें सुनकर मनोज कुमार जी बहुत प्रभावित हुए और उपकार फिल्म के गीत संगीत में दादाजी से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध किया। दादाजी ने उनको यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। उपकार फिल्म के अमर देशभक्ति गीत मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, वह आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, दोनों गीत जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, इसमें दादाजी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दोनों गीत सुपर डुपर हिट रहे। मेरे देश की धरती तो देश विदेश में आज भी हर भारतवासी की जुबान पर है। इन गीतों की शब्दावली व संगीत में निस्वार्थ भाव से किए गए सुझावों एवं योगदान के लिए मनोज कुमार जी ने दादाजी को बार बार धन्यवाद दिया। वाह,
क्या बात है। तो ये इसका संस्मरण था। और इसके साथ ही देशभक्ति की एक और रचना मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है कुछ और गा के कहने को सुनाए। बहुत कुछ भी बच गया है। ये जब 1965 की लड़ाई थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबको आदेशित किया, सबका आह्वान किया कि जैसे भी हो सभी इस संकट की घड़ी में सेना के साथ खड़े रहें, हर तरह से उनकी मदद करें। तो वहां पर पिताजी ने एक रचना उनके सम्मान में लिखी, उत्साहवर्धन के लिए लिखी कि भारत माँ के पूत ऊठ इब देर तने क्यों लाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। वाह वाह, क्या बात है। जब से मुल्क आजाद होया है भारी युद्ध मचाया, हिंद कश्मीर इलाका हमारा काफी आन दबाया, फिर भी सबर नहीं दुश्मन के आगे बढ़ना चाहा, देख लिए आसार हिंद ने भी सही मोर्चा लाया, सजे जवान वीर भारत के खुशी गात में छाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। फिर उन्होंने फौज को, पलटन को जो है सेना को अपने अनुसार बांटा कि पहली मंजिल पैदल पलटन रफल हाथ में ले रही, दूसरी मंजिल गन मशीनें दुश्मन की करें ढेरी, क्या बात, तीसरी मंजिल तोप टैंक ने तरफ लाहौर की फेरी, और चौथी मंजिल जहाज हवाई लाव को न देरी। फिर जय हिंद का नारा लाके, फिर जय हिंद का नारा लाके वे लागे करण लड़ाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अगली उसमें वो अय्यूब खां नू जाने था हिंद पाशंग कोन्या तेरे, सूता शेर जगा के दुश्मन मारा जा बिन बेरे, मानस के उल्टे लागे जब होनी बुद्धि फेरे, या वीर बहादुर हिंद की सेना तने चौगर देते घेरे। क्या बात है, क्या बात। यो शास्त्री जी का सबक, खड़े हो अपने पाया भाई। शास्त्री जी ने तो सबको खुले तौर पर जय जवान जय किसान का नारा दे दिया था। तो यो शास्त्री जी का सबक, खड़े हो अपने पाया भाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। और फिर अंतिम पद्य में, एक जबर मोर्चा शाल कोट में छिड़ी लड़ाई भारी, टक्कर मारे टैंक टैंक के धरती हाले सारी, घोर भयंकर युद्ध छिड़ा दिन रात करें बमबारी, सेना बे उन्मान पाकी मौत के घाट उतारी, या प्यारे हिंद की खास वीरता, या प्यारे हिंद की खास वीरता, शिव चरण तन गाई, पाकिस्तान मानता ना करी हिंद ने बहुत समाई। क्या बात तो है। उस समय ये जब वहां कवियों का दिल्ली में कड़े खां में सम्मेलन होता था, ये 1965 की बात है। तो पिताजी बताते थे कि इस पर पहला पुरस्कार मिला, और इस पहले पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया इस रचना के लिए। वाह वाह, बहुत 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 सुंदर रचना भी उस योग्य, बहुत सुंदर रचना, सचमुच में। आपसे बात करके तो इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है कि सुनते जाएं आपको और आप बोलते जाएं, लेकिन समय की पाबंदी है। सचमुच में मन तो नहीं भरा, इतनी सारी बातें जानने सुनने का अवसर मिला है और बहुत कुछ बातें हमें प्रेरित करती है। तो अब क्योंकि हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, पड़ाव पे आ रहे हैं, तो सच में मन तो नहीं है लेकिन कोई उपाय नहीं है। आप अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाल कर आए, ये भी हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ इंदु झुंझुनवाला को कि वो आए। धन्यवाद। बहुत 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 खुशी की बात है वास्तव में। जितनी बार आपसे बात की है, जितनी बार आपसे चर्चा की है, कभी भी मन नहीं भरा है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत कुछ नया ही जानने को, एक व्यक्तित्व का कुछ नया पहलू निकल करके आता है और नई बातें पता चलती हैं। तो मंच पर हमारे उपाध्यक्ष भीम प्रकाश जी शर्मा मौजूद हैं। भीम भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंदु जी, मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगी। हाँ जरूर जरूर बोल लें। फिर मैं भीम भाई को बुलाना चाहूंगी धन्यवाद के लिए। सविता जी, पहले आप बात कर लें। बिल्कुल। अब मुझे सच में इनकी ये जो इनकी पिता की लिखी कविता है इतनी अच्छी लगी कि मैं चाहती हूँ कि ये लिखकर और पटल पर डाल दें, ताकि कम से कम हम लोग एक लिखित रूप में देख लें। मुझे बहुत पसंद आई है
हाँ, और बहुत बहुत पसंद आई है। जरूर जरूर डल जाएगी। और मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर अमर भाई भी जुड़ गए। अमर जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, आपको जी, सुन रहा हूँ इंदु जी। आप सॉरी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम बीच में आती रही है। अभी फिलहाल फिर जुड़ गए हैं अभी। हाँ, तो कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है। आप कुछ कहना चाहें तो कह लें, और फिर हम भीम भाई को धन्यवाद के लिए सबसे पहले तो हम जी प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई देंगे कि जी आज हम लोग के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जी बहुत सारे ऐसे प्रसंग पे बात हुई जी जो बहुत लोग अनभिज्ञ थे जिससे, और देश विदेश में इतने सारे लोग हम लोग को भी सुन रहे हैं, देख रहे सुन हैं। रहे हैं। और तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा प्रिंसिपल साहब को। और चंदा जी ने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, बधाई चंदा जी आपको। पहली और बार कहीं कहीं लिंक टूटा है तो इंदु जी ने संभाला है, तो इंदु जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ लिंक की बहुत समस्या है। मैं गाड़ी में बैठ के भी आपसे बात कर रहा हूँ, जी घर पे लिंक नहीं मिल रहा था। अच्छा, थोड़ा तो मास्क भी हटा दें। हाँ तो तो ये दिक्कतें थी, जी क्योंकि नीचे भीड़ भाड़ थी इसलिए हमने लगा लिया था। हाँ तो हाँ एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। और ये श्रृंखला हम लोग अभी जारी रखेंगे, एक एक स्वतंत्रता सेनानियों पे, कवियों पे। तो जरूर। एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और आभार भी आज के धन्यवाद प्रोग्राम डॉक्टर में साहब। शामिल होने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे साथ शशि मंगल जी हैं, डॉक्टर शशि मंगल जी, जिनके माता पिता भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और सविता मिश्रा जी जुड़ी हैं, जिनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो काफी लोग आज जो जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग कविता शास्त्री जी भी रहे हैं। तो मैं अभी सबका नाम नहीं लेकर, मैं चाहूंगी कि हमारे उपाध्यक्ष भीम प्रकाश शर्मा जी आए और हमारे रामवीर सिंह जी का, आज के हमारे मुख्य अतिथि का धन्यवाद करें। धन्यवाद ज्ञापन के पहले सुषमा जी ने बोला था 2 पंक्ति गा के सुनाने का, तो क्या आप सुनाएंगे अगर आपकी इच्छा हो तो? ये पब्लिक की जी डिमांड पर है। जी जैसे चलो मैं वो भी गाकर बहन जी सुनाऊंगा। उससे पहले मेरे सामने अभी एक छोटी सी बिल्कुल चंद लाइनें आई हैं। जरूर ये स्वागत मानो है। आज से 80-100 साल पहले की ये रचना है। जी और जी समाज सुधार के लिए जो इतने महत्वपूर्ण कदम अब हम उनके बारे में विचार कर रहे हैं, वो दादाजी उस समय कह रहे हैं। इसमें है कि हुई छल कपट की जीत कलू के आने से, कलयुग के आने से सब कुछ बदल गया। हुई छल कपट की जीत कलू के आने से। तो इसमें पहला वो आया, कथा भागवत गीता भाई गणा ने तो देती जहर दिखाई। जब जहाँ पे जो महाभारत रामायण ऐसे भागवत ये क्या होते हैं बात तो है। बहुतों को तो बड़ी बुरी लगती है। तो कथा भागवत गीता भाई गणा ने देती जहर दिखाई, राजी हो से लोग लुगाई इसके गाने से। तो जो वैसे गाने बज जाए तो सब खुश हो जाते हैं। क्या हुई बात। छल कपट की जीत कलू के आने से। एक डर लगे गजब की बात, कवाड़ा बाज रहा दिन रात। ये हत्थे चलते हैं, ये जो है बूचड़ खाने, ये सब कुछ ऐसे। एक डर लगे गजब की बात, कवाड़ा बाज रहा दिन रात, लोग कदे हो जाना गौ मात मारे हरियाणे से। हुई छल कपट की जीत कलू के आने से। और अब कितनी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए अब हम वो कर रहे हैं, वो उस समय बता रहे हैं। पकड़े बैठे रीत बुनियादी, समय ने देख लगे बेफादी। बेफादी मतलब जिसका कोई फायदा कोई नहीं हो। फायदा नहीं। जी, पकड़े बैठे रीत बुनियादी, समय ने देख लगे बेफादी, भाइयों भली दूसरी शादी गर्भ गिराने से। ये क्या जो बात। भ्रूण हत्या का हम अब पीछे वो कर रहे हैं, कितनी पहले जो है उनकी परिकल्पना रही है इसके पीछे। और उसके बाद निहाल चंद मित्र मारे छलके, शरीर के कोल्हे हो जा जल के। निहाल चंद मित्र मारे छल के, शरीर के कोल्हे हो जा जल के, अच्छा नाड़ काट दे छल के आंख चुराने से। तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मित्रता करके और छल करने से अच्छा है जो है अपना क्लियर कट वो कर दे, धोखा नहीं दे किसी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, महत्वपूर्ण बात किस समय कह रहे हो, कितने दिनों पहले। बहुत सुंदर। तो अभी एक जो 4 लाइनों की फरमाइश आई थी, जी एक आध्यात्मिकता
की बहुत रचनाएं रही हैं दादाजी की, तो उसमें से एक है कि हम कैसे ये शरीर की रचना होती है और कैसे अंत समय में क्या होता है फिर। तो उसमें है कि ओम 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 हरि श्याम श्याम श्याम, मान जा भजन मन राम राम राम। क्या बात है, तो बहुत वाह, सुंदर वाह। आवाज। क्या आखिरी गाते हैं आप। आखिरी दो ये जो पद्य हैं इसके मैं वो बताता हूँ कि कहते हैं मनुष्य को, जीव को, कि तू दान पुण्य 68 तीर्थ यात्रा करे, फिर भी लगी रहे चिंता तू काल से डरे। वाह वाह। पर्वत और जल थल वन के माँ टोमता फिरे, ऐसे नहीं ईश्वर मिलते या भूल से तेरे। क्यों बता रहे हैं कि ऐसे नहीं मिलते ईश्वर की इधर उधर बहुत घूमने से। जबरदस्त। इस शरीर में बताया हरि का धाम धाम धाम, मान जा भजन मन तू राम राम राम। बहुत और फिर अंतिम उपदेश का कि जब अंत समय आ जाता है तो क्या होता है और क्या रह जाता है आखिर में। फिर अंत समय में वैद्य डॉक्टर घाट ना घले, दवा दारू करें भतेरी पर पेश ना चले। म्याद जो लगाई सांस की वो टाइम ना टले, वो पुतला भस्म अग्नि में यो जीव ना जले। कह निहाल चंद बाकी रह जाएक, निहाल चंद बाकी रह जाएक, नाम नाम नाम, मान जा भजन मन तू राम राम राम। वाह, इतना सुंदर आप गाते हैं। सचमुच में अगर नहीं बहुत सुने होते तो सुंदर। मिस कर जाते। क्या छुप बहुत जाता। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर। सुषमा दीदी, बहुत बढ़िया, आवाज बहुत है आपकी, बढ़िया। बहुत सुंदर गाए। बहुत सुंदर गाया आपने। वाह, लगा कि सुनते ही सचमुच में रहते। सचमुच में चंद्रा जी, अगर ये नहीं सुनते तो हम वंचित रह जाते। कुछ पूरा रह जाता। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। घटना के साथ और जो सरकारों का एक जिक्र आया था उनको भी ध्यान में रखते हुए एक दादाजी ने 2 लाइनें कह रखी हैं कि निहाल चंद जो करते कुर्बानी उनकी ना मिटती नाम निशानी। निहाल चंद जो करते कुर्बानी उनकी ना मिटती नाम निशानी, एक दिन उठ जा भंवर सैलानी या जिंदगानी दिन चार की। तो जो जो ये ऐसे कार्य कर जाते हैं वो कोई भी रहे हो तो सब की निशानी रह जाती है, उनको कोई भूल नहीं सकता। सभी जब उनके नाम आते हैं, उनके कार्य आते हैं तो उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और इसी के साथ आप सब ने इतने आदर के साथ यहाँ समय दिया और इतना मान सम्मान रखा, सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं चाहूंगी प्रेम प्रकाश जी। जी, बेम प्रकाश भाई, आप अब हमारे अतिथि का धन्यवाद करें। वो हमारा धन्यवाद कर रहे हैं, हमें उनका धन्यवाद। मैं उनका धन्यवाद करना। और आप भी हरियाणा के हैं, वो भी हरियाणा के हैं, तो मुझे लगा इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप उनका धन्यवाद दें। आज का ये विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव को देखते हुए जो आयोजित किया गया, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो भारत का लोक साहित्य है उसमें यदि हम नजर डालें, हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, 27 भाषाएं हमारे सेकंड शेड्यूल में संविधान में दी हुई है, उन सभी भाषाओं में जो लोक साहित्य की रचना हुई है, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, चाहे वो आनंद मठ को हम ले लें, वंदे मातरम हमारा वहीं से निकला, जनगण मन हमारा वहीं से निकला, संस्कृत में भी इस तरह के साहित्य की रचना हुई, क्योंकि ये सीधा लोगों की भाषा में और लोगों तक पहुंचता था, तो सीधा दिल पे उतरता था और लोगों को प्रेरित करता था स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। वो जरूरी नहीं था कि आप लड़े ही, आप
धन से सहायता दे सकते हैं, कोई स्वतंत्रता सेनानी को अगर उपचार की जरूरत है आप उसे दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं और कई तरह से मदद कर सकते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो आपके गांव में, आसपास शहर में, या आपके, जैसे हम हरियाणा में कहते हैं, आपके गुहांड में अगर कोई बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग हैं आप जो भी मदद कर सकते हैं, जिस भी रूप में मदद कर सकते हैं, उसका वो आह्वान करता था। और वो क्योंकि लोक भाषा में होता था तो सरकार को ज्यादा पता भी नहीं चलता था, क्योंकि लोक शक्ति, लोक भाषा की एक शक्ति है कि वो द्विअर्थी बात करती है। जैसे हम ये कहेंगे अपना परलोक सुधार ले भाई, तो परलोक सुधारने में आध्यात्मिकता भी है और समाज की भलाई भी है। वो आपके शब्द में यही उसकी सार्थकता है लोक शब्दों की, कि वो सीधा जिस अर्थ में जाना चाहिए, जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो अर्थ उस वहां पहुंच जाता है। उसमें साहित्य की विवेचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निहाल चंद जी का जो साहित्य है उसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणवी लोक संगीत के माध्यम से, लोक सांग के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपनी आहुति दी, उसका कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। और रामवीर सिंह जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में, यूं कहें कि आज की भाषा में उस समय के लोक साहित्य को रखा है। सपाट सीधे शब्दों में सांग के जो शब्द लोगों के दिल में उतरते हैं, उसी का प्रभाव था कि आज भी जब भी सेना के शौर्य की बात होती है तो हरियाणा के कितने, मेरे ख्याल से कोई ऐसा जिला होगा नहीं जहाँ का लड़का जवान सेना में न गया हुआ हो या सेना में न जाने की इच्छा रखता हो, जाने की इच्छा न रखता हो। आज के इस कार्यक्रम के रामवीर सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अभ्युदय की तरफ से। साथ ही संचालन के लिए चंदा प्रहलाद जी और डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी का स्वागत करता हूँ। समय निकालकर अमरनाथ जी भी हमसे जुड़े और ज्योति तिवारी जी ने कार्यक्रम के शुरू में जो परिचय दिया रामवीर जी का, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अभ्युदय संस्था के जितनी भी राज्य इकाई हैं, उनके जितने पदाधिकारी और साहित्य प्रेमी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब जो हम लगातार अगस्त के महीने में स्वतंत्रता पर कार्यक्रम करेंगे, उनमें आप अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे, इस यज्ञ में आहुति देते रहेंगे। आप सभी का मैं अभ्युदय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इतने सुंदर ढंग से धन्यवाद देने के लिए आदरणीय भीम प्रकाश शर्मा जी का धन्यवाद देती हूँ। इतनी सुंदर ढंग से आपने अपनी बात रखी और धन्यवाद दिया। और हमारी सभी सुनने वालों को जो फेसबुक से जुड़े हैं, जो हमारे जुड़े हैं टीवी से, वीडियो से, जिससे भी जुड़े हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।